Hi dear students, welcome back. Today I am going to discuss a long awaited novel which is a continuous demand from your side, and the name of the novel is White Sargasso Sea, written by Jean Rice. Let us see what is special in this novel. First of all, we will see the important questions which can be asked there in the examination. Let's see. The question is, write a critical appreciation of the novel White Sargasso Sea. So you have to prepare critical appreciation or discuss the plot and themes of the novel White Sargasso Sea by Jean Rice. So you have to pay attention towards its plot and themes. Let us see what is the answer for that. But before that, let us see something about the writer. Then we will understand the characters and we will go to the plot and themes. So here begins. White Sargasso Sea is a novel which has been written by Dominican British author Jean Rice in 1966, right? So this novel serves as a post-colonial and feminist prequel to Charlotte Bronte's novel Jane Eyre, which was written in 1847, and White Sargasso Sea explores patriarchy, slavery and ethnicity, the power of relationship between men and women, and discusses the themes of race, Caribbean history and assimilation. White Sargasso Sea जो है वो एक 1966 में लिखी हुई एक नॉवेल है जिसे डोमिनिकन ब्रिटिश ऑथर जेन राइस के द्वारा लिखा गया। ये नॉवेल जो है एक पोस्ट कॉलोनियल यानी उपनिवेशवाद के बाद और नारीवाद पर आधारित एक प्रीक्वल है, यानी ये पहले लिखा जा चुका है ऐसा नॉवेल, उसी से संबंधित उसी तरह का ये नॉवेल है। एक नॉवेल लिखा गया था चार्लोट ब्रॉन्टे के द्वारा जो कि एक वुमेन नॉवेलिस्ट रही हैं, और उस नॉवेल का नाम था जेन आयर, जिसे लिखा गया था 1847 में। वाइट सरगासो सी जो है वो एक्सप्लोर करता है, बताता है कि समाज में कैसा पैट्रियार्की का सिस्टम था। पैट्रियार्की मतलब पैतृक समाज था, पिता की प्रधानता थी। यह गुलामी यानी स्लेवरी को दिखाता है और एक जैसे कल्चरल हेरिटेज को दिखाता है, कल्चर के लैंग्वेज को दिखाता है, तो एथनिसिटी से हम लोग कहते हैं। एंड द पावर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वुमेन, कैसा रिलेशनशिप होता है स्त्रियों और पुरुषों के बीच में, उसके शक्ति को दिखाता है। एंड डिस्कसेस द थीम्स ऑफ रेस, यानी जो प्रजातियां होती है, जातियां होती हैं। कैरिबियन हिस्ट्री को दिखाता है ये नॉवेल। एंड एसिमिलेशन, और कैसे दोनों का मिलन होता है, कैसे दोनों शामिल होते हैं एक दूसरे के साथ, एसिमिलेट होते हैं, उसको दिखाता है। लेटर व्हाइट सरगासो सी क्या है, इसका टाइटल क्या दिखाता है। सो लेट अस सी अबाउट दैट। सो व्हाइट सरगासो सी रेफर्स टू और रेफर्स एन स्ट्रेंज एंड डेंजरस काम एरिया इन द नॉर्दर्न Atlantic Ocean where sargassum, a kind of seaweed, is known to float along the water in tangled masses. ये व्हाइट सरगासो सी जो टाइटल लिया गया है वो रेफर करता है एक विचित्र प्रकार का और खतरनाक प्रकार का एक काम एरिया है, शांत एरिया है नॉर्दर्न अटलांटिक ओशियन में, जहां सरगासम नाम का एक सीवीड यानी जल में पाया जाने वाला, समुद्र में पाया जाने वाला एक घास है जो तैरता रहता है हमेशा पानी के साथ, और बहुत बड़ी संख्या में इसकी मात्रा जो है वो बहुत ज्यादा होती है। इंस्नेरिंग शिप्स, जो नावों को फंसा लेती है और वो अपने साथ जिधर चाहे उधर ले जाती हैं। सो इट इज फाउंड बिटवीन इंग्लैंड एंड जमाइका, ये इंग्लैंड और जमाइका के बीच में पाया जाता है ये एरिया जो है। सो इन द नॉवेल मेनी कैरेक्टर्स आर स्टक फ्लोटिंग बिटवीन टू प्लेसेस। यहां भी आप देखेंगे जो कैरेक्टर्स इसमें दिखाए गए हैं, जब आप कहानी पढ़ेंगे तो इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो दो कल्चर्स के बीच में पाए जाते हैं, इधर से उधर होते हुए हेल्पलेसली। सो फॉर एग्जाम्पल ये आप देखेंगे कि फ्लोट कैसे करते रहते हैं। यहाँ पे अंटोइनेट जो कि मेन प्रोटोगोनिस्ट है इस नॉवेल की, कैसे स्ट्रगल करती है बिटवीन व्हाइट एंड ब्लैक एंड इंग्लैंड एंड जमाइका, कैसे गोरे लोगों और काले लोगों के बीच में वो कैसे स्ट्रगल करती है, इंग्लैंड और जमाइका के बीच में कैसे उसका आना जाना होता है, कैसे उसके जीवन में परिवर्तन होते हैं। ऑल दिस थिंग्स यू विल सी देयर। सो ये टाइटल इसलिए रखा गया है क्योंकि ये सरगासम जो होता है वो ऐसी घास है जो नावों को हेल्पलेसली इधर से उधर ले जाती है। उसी तरह से कंडीशन, सिचुएशंस ऑफ लाइफ उसी तरह के होते हैं जो व्यक्तियों को इधर से उधर
परेशान कर देते हैं और मनुष्य जो होता है, मैन इज हेल्पलेस इन दिस सिचुएशन। ऐसे सिचुएशन में आदमी बिल्कुल असहाय हो जाता है। चलिए देखते हैं सबसे पहले कैरेक्टर्स के बारे में। अगर कैरेक्टर्स को आप नहीं पहचानेंगे देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द स्टोरी। एंटोइनेट कॉसवे जो कि हीरोइन है इस नॉवेल की, जो पूरे नॉवेल में सफर करती है, बहुत ही दुख भुगतती है, बट शी इज द मेन लीड। शी इज द डॉटर ऑफ फॉर्मर स्लेव ओनर्स इन जमाइका। यह बेटी है एक तरह से जो गुलामों का मालिक हुआ करता था उसकी बेटी है, और यह जमाइका से है। जमाइका एक देश है जो कि एक द्वीप पे बसा हुआ एक देश है कैरेबियन सागर के बीच में। और अगली जो कैरेक्टर है वो है एनेट कॉसवे मैसन, जो कि एंटोइनेट की सुंदर मां है और उसने 2 शादियां और की हैं, अलेक्जेंडर कॉसवे से और मिस्टर मैसन से, इसीलिए इसके टाइटल में आप देख रहे होंगे कॉसवे और मैसन दोनों है। पियरे कॉसवे जो एंटोइनेट का फिजिकली एंड मेंटली डिसेबल्ड लिटिल ब्रदर है, छोटा भाई है जो फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड है। आंट कोरा जो है वो एक विडो है, और वह विडो एक स्लेव ओनर की यानी गुलामों के मालिक की एक विधवा पत्नी है। वो कोरा नर्चर्स एंड केयर्स फॉर एंटोइनेट। यह हमेशा एंटोइनेट की देखभाल करती है, वो बहुत केयरिंग है और उसका नाम आंट कोरा है। डेनियल बॉयड और कॉसवे एक स्पाइटफुल एंग्री मैन है। डेनियल जो है वो अलेक्जेंडर कॉसवे का इलिजिटिमेट चिल्ड्रन है, वन ऑफ द अलेक्जेंडर कॉसवे इलिजिटिमेट चिल्ड्रन का मतलब ये हुआ कि उसके बहुत सारे ऐसे बच्चे रहे हैं जो अनैतिक तौर पे या इलीगल इलिजिटिमेट अवैध बच्चे जिसको कहते हैं वह है, और यह एक तरह से एंटोइनेट का सौतेला भाई है, और वह उसके जीवन में यानी एंटोइनेट के जीवन में बहुत बड़ा जहर घोल देता है। सो दिस इज द मैन, अ काइंड ऑफ विलन। मिस्टर मैसन एक वेल्दी इंग्लिश मैन है जो एनेट को अपना वाइफ बनाते हैं, यानी दूसरी शादी जो एनेट करती है वो मिस्टर मैसन से करती है। पहली यानी इसके पहले की शादी अलेक्जेंडर कॉसवे से उसने किया था। अगला कैरेक्टर है रिचर्ड मैसन, द सन ऑफ मिस्टर मैसन फ्रॉम हिज फर्स्ट मैरिज आफ्टर हिज फादर्स डेथ। Richard takes it upon himself to sell Antoinette into marriage, offering the Englishman 30,000 pounds. तो यह रिचर्ड मैसन जो है वह कौन है? वह बेटा है मिस्टर मैसन का। उसकी पहली शादी से जब उसके पिता की मौत हो जाती है तो रिचर्ड जो है वो क्या करता है, एंटोइनेट को बेचना चाहता है, यानी सौतेली बहन जो एंटोइनेट है उसको बेचना चाहता है एक इंग्लिशमैन को जिसका नाम रोचेस्टर है, ठीक है, और 30,000 पाउंड्स उससे लेता है। तो इस तरीके से ये रिचर्ड मैसन जो है नेक्स्ट कैरेक्टर है। द इंग्लिश जेंटलमैन रोचेस्टर जिससे एंटोइनेट की शादी होती है, ये इंग्लिश हस्बैंड है, वो नरेट्स पार्ट 2 ऑफ द स्टोरी, और कहानी जो है वो पार्ट 2 में आप देखेंगे कि ये कहानी इसी के द्वारा नरेट की जाती है। तो इस नॉवेल में 3 पार्ट्स हैं, दैट इज व्हाई हियर पार्ट 2 हैज बीन मेंशन्ड, इसीलिए पार्ट 2 मेंशन किया गया है। क्रिस्टोफिन डिबोइस एक मार्टिनिक वुमन है, ये भी एक जगह से बिलोंग करती है जहां से एनेट बिलोंग करती थी। तो एक वेडिंग गिफ्ट के रूप में, एक नौकरानी के रूप में इसे दिया गया था इसके फर्स्ट हस्बैंड के द्वारा यानी कॉसवे के द्वारा। शी वॉज लॉयल टू एनेट एंड लेटर एंटोइनेट आफ्टर हर मदर्स डेथ। तो इसका जो काम है वो एनेट की देखभाल करना था जो पहले हस्बैंड ने गिफ्ट दिया था एनेट को, और क्रिस्टोफिन जो है वो बाद में इसके मां की मौत के बाद यानी एनेट के मौत के बाद एंटोइनेट की देखभाल करती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है ग्रेस पूल जो लास्ट में दिखाई पड़ेगी नॉवेल के लास्ट में, और ये एंटोइनेट जब लॉक रहती है एक एटिक के ऊपर, एक टावर के ऊपर, तो ग्रेस जो है वो प्राइमरी सर्वेंट के रूप में दिखाया गया। उसका एक मुख्य नौकरानी रहती है, उसकी मुख्य आया रहती है जो एंटोइनेट के लिए नियुक्त की गई है ताकि उसको देखते रहे, उसकी देखभाल करे और उसको वॉच करती रहे। सो दीज आर द मेन कैरेक्टर्स डियर स्टूडेंट्स। चलिए अब हम लोग चलते हैं वाइट सरगासो सी के
कहानी की तरफ, प्लॉट की तरफ। एंटोइनेट जो कि प्रोटैगनिस्ट है हमारे नॉवेल की, इसका पूरा नाम एंटोइनेट कॉस्वे है, एक कैरेबियन पर्सन है, कैरेबियन लेडी है। इसका एक तरह से मुख्य आगमन हुआ है यूरोप से, और इसकी जो मेमोरीज है वो यहाँ दिखाई जा रही है, किस तरह से वो याद करती है। उसका परिवार एक स्टेट में रहता था जिसका नाम था कोलिबरी, जो कि जमाइका में था, और यह कहानी है 19th सेंचुरी की, अराउंड 1830s। उसके परिवार में उसकी माँ है जिसका नाम एनेट है, उसका एक मेंटली डिसेबल्ड छोटा भाई जिसका नाम पियरी है, और यह सारे लोग बेसहारा हो जाते हैं, हेल्पलेस हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज उसके पिता की मौत हो जाती है क्योंकि वो ओवर ड्रंक हो जाता है। और एक कानून लागू किया गया है जिसका नाम है इमेंसिपेशन एक्ट ऑफ 1833। इसके तहत जो भी उसके पिता के जितने भी गुलाम थे, गुलाम मजदूर थे, अब वो आजाद हो चुके हैं, यानी जमाइका में स्लेवरी खत्म हो चुकी है। एनेट जो है वो बिल्कुल परेशान हो जाती है, अब विथड्रॉन हो जाती है, डिप्रेस हो जाती है कि कैसे वो अपने बेटी एंटोइनेट और अपने बेटे को पालेगी। तो एंटोइनेट जो है वो हमेशा अपने पिता के मौत के बाद गार्डन्स में भटकती रहती है, एक नर्स के साथ रहती है जिसका हमने जिक्र किया है कैरेक्टर में, क्रिस्टोफिन के साथ रहती है, और हु इज नोन फॉर हर प्रैक्टिस ऑफ ओबिया और वोडू लाइक फोक मैजिक, वह फोक मैजिक भी करती है। एंटोइनेट की एक फ्रेंडशिप रहती है एक ब्लैक गर्ल से जिसका नाम टिया रहता है। जो टिया है वो इसके साथ दोस्ती करती है, दोनों एक दिन स्विमिंग करने जाते हैं, लेकिन टिया जो है शी डिसीव्स हर, वह एंटोइनेट को धोखा दे देती है और उसके कपड़े और पैसे लेकर भाग जाती है। जब टिया चली जाती है तो टिया के कपड़े पहनकर जब ये आती है एंटोइनेट और उसके डर्टी ड्रेस को एनेट यानी उसकी मां देखती है, तो वह सोचती है कि सचमुच इसके परिवार की स्थिति बहुत खराब है। पहले ये एक जमींदार फैमिली की तरह रहते थे और अब इसकी स्थिति क्या हो गई है, पॉवर्टी की शिकार हो गई है, दे हैव बिकम द विक्टिम ऑफ पॉवर्टी। तो वो डिसाइड करती है कि अब उसे फिर से शादी कर लेनी चाहिए और मिस्टर मैसन से वो शादी कर लेती है जो कि एक वेल्दी इंग्लिशमैन है। मिस्टर मैसन जो है वो वादा करते हैं कि वो कोलिबरी को फिर से रिनोवेट करेंगे, क्योंकि उन्होंने भी इसलिए शादी की थी क्योंकि एनेट जो थी इतने बड़े साम्राज्य की एक तरह से मालकिन थी, तो वह सारा साम्राज्य हथियाना भी चाहता है और ये रिनोवेट करना चाहता है, फिर से गुलामी प्रथा को लाना चाहता है। इससे बाकी लोग खफा हो जाते हैं, जो वहां उस विलेज के एक्स पुअर स्लेव्स रहते हैं वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं। एनेट और आंट कोरा जो हैं इस चीज से बहुत डरते हैं और वो अर्ज करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं मिस्टर मैसन से कि उसे और उसके परिवार को वहां से दूर ले जाएं, लेकिन वो इग्नोर करते हैं। तो एक रात क्या होता है, वन नाइट एक मॉब जो है, एक भीड़ जो है, गुस्साई हुई भीड़ जो है वो आग लगा देती है इनके घर में कोलिबरी में, और जो फैमिली है वो किसी तरह से वहां से बचकर निकलता है, लेकिन इसका भाई यानी एंटोइनेट का जो डिसेबल्ड भाई था पियरी, वो बैडली इंजर्ड हो जाता है। एंटोइनेट जो है वो कुछ समय के लिए बीमार पड़ जाती है, लगभग 6 सप्ताह तक उसे फीवर हो जाता है, और जब वो जगती है तो पता चलता है कि पियरी मर चुका है। और जब वो अपनी मां से मिलने जाती है तो एनेट जो थी उसे एक ऐसे घर में कैद कर लिया गया था जहां पर वह पागल हो जाती है, और एंटोइनेट जब उससे मिलने जाती है तो अपने पागलपन में वह अपने बेटी को नहीं पहचानती है और अपने पागलपन और दुख के कारण एक दिन उसकी भी मौत हो जाती है। तो एंटोइनेट को अब एक कॉन्वेंट स्कूल में भेज दिया जाता है जहां वह नन्स के साथ रहती है और वह समझती है कि चैस्टिटी क्या है, वैल्यूज ऑफ चैस्टिटी, गुड बिहेवियर, और बाकी दोस्तों के साथ वो मिलकर रहती है और उसे देखकर लगता है कि वह अब अच्छे जगह पर है। एंटोइनेट जो है वो confronted by the routines of the convent but fails to find faith or solace in prayer। वह जो है जितनी भी रूटीन और कॉन्वेंट में जो भी चीजें होती थी, एक्टिविटीज होती थी, और प्रार्थना में वह शामिल होना चाहती है, लेकिन उसे बिल्कुल भी आराम या आनंद नहीं मिलता है।
मन उसका हमेशा व्याकुल रहता है। सो आफ्टर 18 months, 18 महीने के बाद, ड्यूरिंग विच टाइम एनिट हैज डाइड, जब एनिट की मौत हो जाती है, उसकी माँ की मौत हो जाती है, मिस्टर मैसन उसके पास आते हैं और उसे इन्फॉर्म करते हैं कि वह उसे लेने के लिए आए हैं एंड उसके लिए कई तरह के गिफ्ट्स वगैरह लाते हैं। और इन दिनों एंटोइनेट जो है वो एक लगातार एक सपना देखती है जो डरावना है, और वो एक स्ट्रेंजर को देखती है जो उसे जंगलों से होकर और सीढ़ियों के ऊपर से कहीं और ले जा रहा है। तो इस तरीके से इसका पार्ट 1 खत्म होता है। पार्ट 2 जो है, इसकी शुरुआत जब होती है तो एंटोइनेट का जो नया हस्बैंड है, इसकी शादी हो चुकी होती है और इसके हनीमून के लिए इसे ले जाया जाता है ऑन द आइलैंड ऑफ ग्रेन बॉयज, जो कि जमाइका के नजदीक ही होता है। इस सेक्शन में इस पॉइंट ऑफ व्यू को नरेट किया जाता है जिसमें उसके हस्बैंड के द्वारा ये सारी चीजें बताई जाती है। दिस सेक्शन इज नरेटेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द हस्बैंड। यह पैट्रियार्की को शो कर रहा है यहां पर, और कैसे हस्बैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको दिखाया गया है। एन अननेम्ड इंग्लिशमैन, जिसका नाम यहां नहीं बताया गया है लेकिन मैं पहले बता दूं, रोचेस्टर उसका नाम रहता है, जिससे इसकी शादी करा दी जाती है। हु फील्स menaced by the strange landscape, language and custom of the Caribbean, जो कि ऐसा इंग्लिशमैन रहता है जो इन कैरेबियन एरिया में रहने वाले जितने भी लोग हैं उसकी भाषा से, उनके क्षेत्र से, उसके कस्टम से बिल्कुल ही मिनास्ड महसूस करता है, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ही डिस्ट्रस्ट द सर्वेंट्स, वह नौकरों पर विश्वास नहीं करता है, पर्टिकुलरली क्रिस्टोफिन पर विश्वास नहीं करता है क्योंकि वह थोड़ा जादू भी करती थी। एंड द यंग एंड डिफाइंट एमिली, जो उसकी नौकरानी एक रहती है, उस पर विश्वास नहीं करती है। सो ही हैज मैरिड एंटोइनेट फॉर हर मनी, उसने शादी इसलिए की थी ताकि वह एंटोइनेट का पूरा खानदान जो है, उसका जो भी स्टेट है उसको हड़प सके, और उसके पैसे के लिए वो शादी करता है। एंड सीज हर एज ब्यूटीफुल एज अनसेटिंग स्ट्रेंजर, लेकिन वह बहुत खूबसूरत थी और उसको इस नजरिए से भी देखता है। The two spend afternoons swimming and nights making passionate love until one day the husband receives a letter from Daniel Cosway। इसी बीच क्या होता है कि ये बहुत अच्छा समय बिताते रहते हैं, स्विमिंग करते हैं, नाइट में पैशनेट लव करते हैं, और एक दिन उसके हस्बैंड को एक लेटर मिलता है जिसे डैनियल ने लिखा था, डैनियल कॉस्वे ने लिखा था, जो कि सौतेला भाई है एंटोइनेट का। उसमें वो क्लेम करता है कि वह हाफ ब्रदर है, उसका सौतेला भाई है। वो ओल्ड कॉस्वे जो था, अलेक्जेंडर कॉस्वे, उसका बेटा है, क्योंकि उसकी माँ जो थी एक स्लेव थी और उसी से पैदा हुआ एक लड़का है जो एक तरह से सौतेला भाई है। इस लेटर में वो वार्न करता है उसके हस्बैंड को कि वह पागल है, यानी एंटोइनेट जो है वो पागल है और इसके खानदान में पागलपन है, तो उसके परिवार में पागलपन होने के कारण यह र्यूमर वो फैला देता है कि एंटोइनेट की माँ और पिता दोनों पागलपन से ही मरे हैं। तो डैनियल कॉस्वे जो है वो इंसिस्ट करता है एंटोइनेट के फैमिली के बारे में, स्पेशली रिचर्ड मैसन के बारे में। वह बताता है किस तरह से रिचर्ड मैसन ने आपको धोखा दिया है, यानी इसके भाई ने, एंटोइनेट के सौतेले भाई ने कैसे उसको धोखा दिया है, 30,000 पाउंड भी लिया और आपको एक ऐसी लड़की बेच दी जिसका जो चरित्र है वो भी ठीक नहीं है, साथ ही साथ वह पागल है। तो इस तरीके से जब यह लेटर उसको मिलता है तो हस्बैंड जो है वो बहुत गुस्से में आ जाता है और वह अब किसी भी तरह से एंटोइनेट को पसंद नहीं करता है। इस चिट्ठी के बारे में एंटोइनेट को बताता भी नहीं है और अब वह बिल्कुल ही अपनी पत्नी के प्रति निष्ठुर हो जाता है। ही डज नॉट केयर फॉर हर। जब क्रिस्टोफिन चली जाती है तो इसका हस्बैंड यानी रोचेस्टर जो है वो जंगल में खो जाता है और अचानक एक जॉम्बी को देखता है, एक वॉकिंग डेड पर्सन को देखता है, एक ऐसे छोड़े हुए घर में, एबंडेंट हाउस में, और उसे बेहोशी की हालत में पाया जाता है, जिसे पाता है एक बैप्टिस्ट, एक बटलर रहता है जो रिफ्यूज करता है कुछ भी बताने के लिए। जब वह पूछता है, यानी जब रोचेस्टर पूछता है कि वह घर कौन सा था, तो कुछ भी बताता उसे नहीं है। द नरेशन स्विचेस टू एंटोइनेट्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब यहां से एंटोइनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी आगे बढ़ती है। शी गोज टू
Christophine house to beg her to use ओबिया to make the husband love her again. वह जाकर क्रिस्टोफिन से कहती है कि मुझे अपने जादूगरी वाली चीज दो, ओबिया दो, एक ड्रिंक दो, जिसके कारण मेरा पति फिर से मुझे वैसे ही प्यार करने लगे जैसा वो पहले करता था। लेकिन चूंकि अब उस पत्र ने जो भेजा था उसके हाफ ब्रदर ने, उसके कारण इसकी जिंदगी तबाह हो गई है। पहले तो क्रिस्टोफिन जो है रिफ्यूज करती है और एडवाइस करती है कि ऐसा ना करे, लेकिन एंटोइनेट मानती नहीं है और क्रिस्टोफिन जो है उसको एक बॉटल में वो लिक्विड दे देती है और वह लिक्विड जाकर अपने हस्बैंड को पिला देती है। द नरेशन शिफ्ट्स बैक टू द हस्बैंड्स पॉइंट ऑफ व्यू। आगे कहानी फिर से उसके हस्बैंड के पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया जाता है। ही गोज टू सी डेनियल कॉस्वे। वह डेनियल कॉस्वे से मिलने जाता है, यानी जो हाफ ब्रदर था एंटोइनेट का, who attempts to blackmail the husband into giving him 500 pounds। और वह क्या करता है, ब्लैकमेल करता है हस्बैंड को, गिविंग हिम 500 पाउंड्स। वो कहता है कि मैं सबको बता दूंगा कि आपकी पत्नी पागल है, आप अगर मुझे 500 पाउंड नहीं दोगे। सो दैट नाइट द हस्बैंड एंड एंटोइनेट आर्ग्यू। दोनों के बीच में बहुत लड़ाई हो जाती है, यानी रोचेस्टर और एंटोइनेट के बीच में। एंड ही डिमांड्स टू नो द ट्रूथ अबाउट हर पास्ट। वो जानना चाहता है कि उसका पास्ट क्या है, वो कैसे पागल हुई या उसे पागल क्यों कहा जा रहा है। तो क्या करती है, शी टेल्स हिम ऑफ कोलिबरी बर्निंग। वो बताती है कि कोलिबरी में कैसे उसके घर में आग लगा दी गई थी, उसका भाई पियरी का डेथ कैसे हुआ था, उसकी माँ कैसे पागल हो गई। तो ये सारी चीजें जब बताती है, इट इज रिवील्ड दैट हर मदर वाज सेक्सुअली अब्यूज्ड एट हर कन्वल्सेंट होम। जहां उसके हस्बैंड ने, यानी एंटोइनेट के सौतेले पिता ने जहां उसकी मां को भेज दिया था, तो कैसे उसको सेक्सुअली हैरेस किया गया था, यह भी बताती है। सो द हस्बैंड बिगिंस टू कॉल हर बर्था। इसके बाद से अब हस्बैंड उसको जो है एंटोइनेट को बर्था कहने लगता है, जो कि उसको बहुत डिस्टर्ब करता है, एक तरह से पागल कहने लगता है। द टू गो टू बेड। दोनों बेड पे जाते हैं। एंड एंटोइनेट हैंड्स हिम अ ग्लास ऑफ वाइन। एंटोइनेट उसको शराब पिलाती है। आफ्टर विच पॉइंट द हस्बैंड लूजेस ऑल मेमोरी। उसके बाद उसका पति सारा कुछ भूल जाता है ऑफ द रेस्ट ऑफ द नाइट, जो रात में सब कुछ हुआ था। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही रियलाइजेस दैट एंटोइनेट हैज ड्रग्ड हिम। अगले दिन उसको लगता है कि एंटोइनेट उसे ड्रग दिया है। एंड रन्स इनटू द वुड्स। और वो जंगल में भाग जाता है। और जंगल से जब लौट के आता है, व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम देयर, एमिली टेंड्स टू हिम। और उसके सामने एमिली आ जाती है, जो कि नौकरानी है, और दोनों हैं वो साथ में सोते हैं। दोनों के बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है। When he emerges from his room, जब वो घर से बाहर निकलता है, कमरे से बाहर निकलता है, एंटोइनेट सब कुछ सुन रही होती है जो दूसरे रूम में हो रहा होता है, और वह घर से निकल जाती है। एंड शी रिटर्न्स विद क्रिस्टोफिन सेवरल डेज लेटर। और क्रिस्टोफिन के साथ बहुत दिनों तक रहती है और बाद में वो लौटती है। सो एक तरह से वह डिस्ट्रॉउट हो जाती है। इसके बाद से वह बहुत शराब पीने लगती है और उसका मेंटल कंडीशन और भी खराब होता जाता है। क्रिस्टोफिन और एंटोइनेट के हस्बैंड के बीच में बहुत तर्क होता है। दोनों आपस में बहुत बहस करते हैं। When the husband threatens to go to the police and report her practice of ओबिया। जब एंटोइनेट का हस्बैंड जो है वो चेतावनी देता है क्रिस्टोफिन को कि वह जाकर पुलिस के पास उसकी शिकायत कर देगा कि कैसे उसके ऊपर ओबिया का प्रयोग किया गया, तो क्रिस्टोफिन जो है वो सारी चीजें मान जाती हैं और फिर वह वहां से छोड़कर चली जाती है और एंटोइनेट को भी छोड़कर चली जाती है। द हस्बैंड डिसाइड्स दैट दे मस्ट लीव जमाइका। और इसके बाद वह तय करता है कि अब उसे जमाइका छोड़ देना चाहिए। वो एंटोइनेट को लेकर, जो कि बिल्कुल नम हो चुकी थी, साइलेंट हो चुकी थी, और ये लोग इंग्लैंड चले जाते हैं। और ये इंग्लैंड जब चले जाते हैं, उसके बाद से पार्ट 3 की शुरुआत हो जाती है। पार्ट 3 में जब इसका हस्बैंड इसे इंग्लैंड ले जाता है, तो इसे एक एटिक के ऊपर, एक ऊपर के कमरे में इसे लॉक कर देता है। तो यहां पर उसके लिए केयर टेकर रखा जाता है जिसका नाम ग्रेस पूल है, और वह केयर टेकर है उसकी इंग्लैंड में। और इट इज रिवील्ड दैट एंटोइनेट इज बीइंग केप्ट अगेंस्ट हर विल। उसके इच्छा के खिलाफ, यानी एंटोइनेट के इच्छा के खिलाफ उसे बंद करके रखा जा रहा है एटिक के ऊपर, उसके हस्बैंड के घर में। इट कंडीशंस दैट मेक ग्रेस पूल अनकंफर्टेबल। और ग्रेस पूल को बहुत बुरा लगता है कि किस तरह से एक लड़की को उसके हस्बैंड ने कैद करके रखा हुआ है। बट शी इज पेड ट्वाइस
what the other servants are for her silence. दूसरे नौकरों की तुलना में इसे दोगुना पैसा देकर इसका मुंह चुप करा दिया जाता है। अब जो नरेशन है वो स्विच करता है एंटोइनेट के कॉन्शियसनेस के ऊपर कि कैसे अब एंटोइनेट क्या फील कर रही है। शी इज अनश्योर ऑफ वेयर शी इज और हाउ मच टाइम हैज पास्ड। अब वह बिल्कुल समझ नहीं पा रही है, एंटोइनेट बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गई है, वह कहां है, कितना समय उसका बीत चुका है, उसे कुछ भी पता नहीं चलता है। शी ऑफन स्टील्स ग्रेस पूल्स की एंड एक्सप्लोर्स द रेस्ट ऑफ द हाउस एट नाइट। वह ग्रेस पूल से चाबी चुरा लेती है और पूरे घर में रात में घूमती है। एक दिन ग्रेस पूल जो है वो बताती है एंटोइनेट को कि उससे मिलने उसका सौतेला भाई आया था और इसने उस पर चाकू से अटैक कर दिया था। शी अटैक्ड हिम विथ अ नाइफ। सो एंटोइनेट जो है वो कुछ भी याद नहीं कर पाती। शी इज अनेबल टू रिमेंबर एनीथिंग। उस रात दैट नाइट शी हैज हर रेकरिंग नाइटमेयर फॉर द लास्ट टाइम। और उस रात उसके जो सपने आते हैं वो वही सपने आते हैं जो पहले वो देखा करती थी। सो इट इज क्लियर दैट द स्टेयर्स शी हैज ड्रीम्ड ऑफ हर होल लाइफ हैव लेड हियर। वो जो सपनों में देखती थी कि कुछ सीढ़ियां जंगल से होती हुई उसे ऊपर ले जाती हैं, वो सीढ़ियां यही है, इंग्लैंड में है, और ये उन्हीं सीढ़ियों को देखती थी। और इन दिस वर्जन ऑफ द ड्रीम शी टेक्स अ कैंडल एंड सेट्स फायर टू द हाउस। और इस ड्रीम में वह देख रही है कि उसके हाथ में एक कैंडल है, एक मोमबत्ती है, और वह पूरे घर को आग लगा चुकी है। सिट्स आउट ऑन द रूफ वॉचिंग इट बर्न। और छत पर बैठकर देख रही है कि कैसे यह घर पूरा जल रहा है। रिकॉलिंग द फायर एट कुलिबरी, जैसे उसके घर में आग लगा दी गई थी, उस चीज को याद करती है। इन द ड्रीम शी हियर्स द हस्बैंड कॉलिंग टू हर एंड जंप्स टू हर डेथ। और इसमें दिखाई पड़ता है कि उसका हस्बैंड कैसे चिल्ला रहा है और आवाज दे रहा है एंटोइनेट को, लेकिन वह कुछ भी नहीं सुनती है और वह कूद कर अपनी जान दे देता है। When she wakes, she is filled with a sense of purpose. जब यह सपना उसका टूटता है, क्योंकि यह सब कुछ सपने में देख रही होती है, जब उसका सपना टूटता है तो अब उसे समझ में आता है कि इसका कोई ना कोई उद्देश्य है। Lights a candle, वह एक कैंडल को जलाती है, and descends into the house, और घर के नीचे जाती है, to act out her dream, और वह अपना सपना पूरा करना चाहती है और वह उस घर को आग लगा देना चाहती है और ये सारा ड्रामा खत्म कर देना चाहती है। सो इस तरीके से इस कहानी का प्लॉट है जो कि बहुत ही अलग तरीके से यहां दिखाया गया है। स्लेवरी को दिखाया गया है, इसमें यह दिखाया गया है कैसे इंग्लिशमैन अभी भी ब्लैक लोगों से या फिर जहां पर उनका उपनिवेश था वैसे लोगों से कैसे वो नफरत करते थे, कैसे उन्हें सताते थे, कैसे एक छोटे से कारण के कारण उसने अपनी पत्नी को एक कमरे में बंद करके रखा हुआ था। वहां के नौकरानियों से उसका नफरत यहां दिखाया गया है। यहां पति और पत्नी के रिश्ते को भी दिखाया गया है कि कैसे यह शुरुआत में एक अच्छा रिश्ता होता है, बाद में एक छोटी सी चीज उस रिश्ते को खत्म कर देती है, और कैसे अंततः ये जो हीरोइन है एंटोइनेट है वह अपने सपने को सच्चाई में बदलना चाहती है, अपने हस्बैंड को मार डालना चाहती है, और यह सारा जो सपना वो देखा करती थी उसको पूरा करना चाहती है। सो दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड दिस novel very well. So dear students, thanks a lot for watching the video. Keep watching, keep sharing.